देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशेषता है कि वो कोयले की खान से भी हीरा निकालना जानते हैं। देश भर में मन की बात का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2014 को हुआ। यह एक छोटा सा प्रयोग था। यह उन प्रेरणादायक जीवन की कहानियों को प्रकाश में लाने का प्रयास था जो अक्सर राजनीति और शासन की दैनिक हलचल में छिपी रहती हैं। मन की बात गुणों की पूजा या लोगों की सामूहिक अच्छाई के बारे में बताता है। यह ऐसी कहानियों का समूह है जो जमीन से जुड़े लोगों की आवाज दुनिया के सामने लाने का काम करता है। इन कहानियों में दृढ़ता, साहस, नवीनता होती है जो हर किसी को प्रेरणा देती है। 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नायक के तौर पर जो लोग शामिल हुए थे उन तमाम लोगों को दिल्ली में भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऐसे देश के दूर दराज से आए मन की बात के नायक खुशी से बेहाल थे। उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो देश की राजधानी में हैं। सैकड़ों अफसर उनकी आवभगत में लगे हुए हैं। पर सच तो ये है कि इन नायकों ने देश के दूर दराज में अपने काम से परोपकार की ऐसी अलग जगाई जिसकी लौ से वो तो रोशन हो ही रहे हैं, उनका परिवार, प्रदेश, देश भी रोशन हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं टीवी पर एक कहानी देख रहा था, राजस्थान के सीकर की कच्ची बस्तियों की हमारी गरीब बेटियों की। सीकर राजस्थान से आए शैतान सिंह की कहानी किसी को भी प्रेरित करती है। राजस्थान के सीकर में शैतान सिंह कूड़ा बिनकर अपना जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए स्कूल चलाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे 2018 में मन की बात कार्यक्रम के दौरान बात की, उनके काम को दुनिया के लोगों को बताया, इसका परिणाम यह हुआ कि शैतान सिंह जो कूड़ा बिनकर पेट पालने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा का अभियान 2018 में ही चलाकर बंद करने वाले थे, वो उसे आज भी चला रहे हैं। कच्ची बस्ती के अंदर पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ, शिक्षा का और स्वरोजगार का। तो उस संदर्भ में मोदी जी ने जो स्वरोजगार में हमारी कच्ची बस्ती की बच्चियाँ हैं जो एकदम बिल्कुल कचरा बीनने वाला काम किया करती थी, आज वो सब अपने पैरों पर खड़ी है। हम हर साल कम से कम भी 20-30 बच्चियों को निकाल रहे हैं। मेरा केवल 5 साल का एक कार्यक्रम था, लेकिन मोदी जी ने जो मेरा 18 में नाम लिया ने तो फिर मैंने 5 साल और बढ़ाए, मैं 24 तक काम करता रहा। अब मैं 24 के बाद फिर मैंने 5 साल और बढ़ाए। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा के थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की दासी थी। गुजरात के नवसारी के रहने वाली गौरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरी से 2016 में मन की बात के कार्यक्रम के दौरान बात की थी। उनकी रामायण के कहने के तरीके की उन्होंने प्रशंसा की और दुनिया को सुनाने का काम किया। यह दिव्यांग है, लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से मन की बात में इनका नाम लिया है तब से इसकी जिंदगी बदल गई है। अब गौरी को सभी लोग जानते हैं, सभी उसकी मदद करना चाहते हैं और गौरी का सपना है कि वो यूपीएससी का इम्तिहान पास करके देश की सेवा करे। 2016 में मोदी जी नवसारी आए थे दिव्यांग बच्चों को किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने। तब मैं 6 साल की थी और तब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको रामायण सुनाई थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरा नाम मन की बात में लिया था। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ 9th स्टैंडर्ड में, वडोदरा उर्मी में पढ़ाई कर रही है। और आगे क्या करने का इरादा है? मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसे ही गुप्त काशी के रहने वाले सुरेंद्र प्रकाश, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं, उनकी भी कहानी है। उनके गांव के आसपास गंदगी की भरमार ऐसी थी कि लोग परेशान थे। स्वर्ग से सुंदर उनका गांव कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा था। 3 अक्टूबर 2014 को पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान पर बात की। इसके बाद सुरेंद्र प्रकाश को एक जरिया मिला। उन्होंने खुद कोशिश की और गांव को साफ करने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री ने मन की बात के कार्यक्रम में सुरेंद्र प्रकाश के कामों की सराहना की। नतीजा ये है कि सिर्फ उनका गांव साफ हुआ, बल्कि पूरा गुप्त काशी उनके प्रयासों से स्वच्छ और सुंदर हो गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मैं भारत के 500 गाँव में जाता था हर साल
क्योंकि मैं तीर्थ पुरोहित था, इसलिए मैं गंदगी से बहुत परेशान था। जब मोदी जी ने पहली बार स्वच्छ भारत के अभियान की बात की तो मुझे लगा कि आज भारत के गांव स्वच्छ होंगे, जो हो चुका है। और मैंने जब अपने गांव को साफ करने के लिए, अपने मोहल्ले कस्बे को साफ करने के लिए काम किया तो मोदी जी ने 89 एपिसोड में मेरा उल्लेख किया। उसके बाद 2023 में 6 दिन तक भारत सरकार का मेहमान बनाया। उसके बाद 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में बुलाया। अभी मैं 26 जनवरी को यहाँ पहुँचा तो मुझे एक ऊर्जा मिली कि भारत स्वच्छ होगा। युवाओं की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत इसकी शुरुआत की है। इसका लक्ष्य सूरत को एक ऐसा मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल बने। सुरेंद्र प्रकाश ने जहां पहाड़ पर सफाई और स्वच्छता की अलग जगाई, मंदाकिनी नदी के तट पर बसे गुप्तकाशी को सुरेंद्र प्रकाश और उनकी टीम ने साफ सुथरा बना दिया। वहीं आकाश बंसल ने अपने शहर को साफ करने की ठानी। आकाश बंसल सूरत शहर की गंदगी से परेशान थे। 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत की तो आकाश में नई ऊर्जा का संचार हो गया। 80 लाख से ज्यादा आबादी वाले सूरत को साफ करने के लिए उन्होंने लोगों को एकजुट किया। इसके बाद हालात बदलते चले गए और बीते 10 साल में सूरत सफाई के मामले में भारत के 10 सबसे अच्छे शहरों में आ चुका है। हमने सूरत में पर्यावरण क्षेत्र में काम करते हैं हम, तो हमने सोचा कि पर्यावरण क्षेत्र में अगर काम करना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा और सूरत की आबादी 80 लाख से भी ऊपर है। सबसे आसान तरीका है पर्यावरण का काम करने के लिए सफाई का काम, जो मोदी जी ने 2014 में एक नैरेटिव लेके आए हमारे देश के अंदर। इससे पहले वेस्ट के ऊपर कभी चर्चा हुई नहीं। 2014 के बाद जब स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छता की बात चालू हुई तब जाके देश में क्रांति आई। हमने सूरत को टॉप 10 में भी नहीं आता था एक टाइम पे सूरत। अगर आपको पता होगा 90s में सूरत में प्लेग आया हुआ है और आज वो सूरत इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है। समुद्र तट पर बसे शहर सूरत को साफ करने में योगदान देने वाले आकाश बंसल का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी किया। ऐसे कई प्रयास देश भर में हुए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा बदली। भारत के शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ और सुंदर बनने लगे। सवाई माधोपुर के बुद्धि प्रकाश शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होकर अपने शहर को प्लास्टिक और कचरा मुक्त बनाने की ठानी। अपनी टीम के साथ वो लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने लगे। बाजारों और दुकानों पर जाकर लोगों को जागरूक किया। उनके अभियान से लोग जुड़ते गए और सवाई माधोपुर की गंदगी कम होती गई। मन की बात के 96 एपिसोड में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्धि प्रकाश शर्मा के अभियान की बात की तो देश के कई शहरों के लोग उनके अभियान से जुड़े। ये अभियान देश भर में फैल रहा है। बुद्धि प्रकाश शर्मा को उम्मीद है कि देश प्लास्टिक मुक्त होगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। स्वच्छ भारत मिशन को लेके, प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेके हमारी टीम काम कर रही थी। उसको देखते हुए मोदी जी ने 86वें एपिसोड में मन की बात में जिक्र किया था। उससे लोगों को इतनी प्रेरणा मिली है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हमारी हिंदू सनातन मंच की टीम है जो अलग अलग राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक मुक्त अभियान, गो संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने आपसे जब बात किया तो उसके बाद आपके परिवार, आपका शहर, पूरे जगहों पे जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके कितना प्रोत्साहन मिला आपको? उससे इतना प्रोत्साहन मिला है कि लोगों की बड़ी सराहना मिली है, लोग जुड़ने लगे हैं। सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। सवाई माधोपुर से प्लास्टिक मुक्त शहर और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की बात हुई तो पुष्कर से वन्य जीव संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। जंगली जीवों को देखते ही लोग हिंसक हो जाते थे, जो सुखदेव भट्ट के मन को दुख देता था। सुखदेव भट्ट ने जंगली जीवों के संरक्षण पर काम शुरू किया, सांपों को बचाने की मुहिम चलाई। शुरुआत में कई दिक्कतें आईं, लोग ताने भी मारते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और उनकी मुहिम को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। प्रधानमंत्री से बात करने का जिक्र करते हुए सुखदेव भट्ट भावुक हो जाते हैं, फिर आंसुओं को समेटते हैं और कहते हैं कि पहले जो लोग घृणा से देखते थे वो ही अब उनके अभियान में साथ चल रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। समाज के अंदर क्या बदलाव आया आपके? सर, मैं उस समय का तो मैं ऐसे पूरा बयान नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी कहा उन्होंने मन की बात में कि जब मैं सांप को बचा रहा था और आसपास में सब लोग मुझे IPS लेवल तक के मुझे बधाई दे रहे थे कि आपके
मन की बात में आपका जिक्र चल रहा है, मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसका संदेश मिला मेरे परिवार में और मेरे पूरे कोबरा टीम में, इसकी खुशी का आपको मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले मुझे अलग अलग बातों से मुझे संबोधित करते थे, जो जाति सूचक से करते थे, लेकिन मोदी जी ने पहचान नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने मेरे को मन की बात में एपिसोड नंबर 105 में मेरा जिक्र करके मुझे और मेरे परिवार को, मेरे कोबरा टीम को एक हौसला भी मिला। मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं श्रीमान रामलोटन कुशवाहा जी। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। रामलोटन जी ने अपने खेत में एक देशी म्यूजियम बनाया है। मन की बात ने देश के हजारों लोगों की, सैकड़ों समूहों की जिंदगी बदल दी। मन की बात से प्रेरणा लेकर लोग भारत को संवार रहे हैं, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लुप्त होती चीजों को संजो रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी सतना के रामनूतन कुशवाहा की है। कुशवाहा जी आयुर्वेद की लुप्त होती जा रही जड़ी बूटियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। 250 से ज्यादा किस्म की जड़ी बूटी उगाते हैं और लोगों को जीवनदायिनी जड़ी बूटी का महत्व समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में उनकी जमकर तारीफ की। मोदी जी से मैं 250 प्रजाति की, मतलब कि अलुप्त हुई चीज़न का लगाए और जड़ी बूटियों के लगाया था, इससे मेरी बात हुई थी। आज भी मैं पौधन का जो अलुप्त हुई चीज़ें हैं उसका संग्रहण करके इकट्ठा करके मैं आज भी कर रहा हूँ। मोदी जी जब आपको फ़ोन किए क्या कैसा लगा? वही बहुत अच्छा लगा। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। जड़ी बूटी को बचाकर रामनूतन कुशवाहा आयुर्वेद की पुरातन प्रणाली को जीवित रखे हुए हैं। कुछ ऐसी ही कहानी जलगांव के कल्याणी पाटिल की भी है। कल्याणी अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती करती हैं। ऑर्गेनिक खेती और जल संरक्षण भारत में 2 अहम मुद्दे भी हैं। शुरुआत में उन्होंने कुछ अड़चने और परेशानी झेली, लेकिन कल्याणी ने परेशानियों से लड़कर ऑर्गेनिक खेती के जरिए अलग राह बनाई। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की और अब कल्याणी के पास देश भर से लोग ऑर्गेनिक खेती की तकनीक सीखने पहुंच रहे हैं। सर, मेरी सर के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में और जो वाटर कंजर्वेशन रहता है उसके बारे में बातचीत हुई। बातचीत हो जाने के बाद में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो फोकस था, पहले तो हम गांव के कुछ ही महिला उस प्रयोग को कर रहे थे, लेकिन मेरी बातचीत हो जाने के बाद में बहुत ऐसे जो फार्मर्स है वो भी सक्रिय हुए इस प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने भी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट होने का प्रयास जारी है सबका हमारा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर समुदाय के अलग पर्व और त्योहार हैं। हालांकि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कुछ पर्व और त्योहार लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे ही लुप्त होते जा रहे पर्व और त्योहारों के संरक्षण का बीड़ा उठाए हुए हैं कोलकाता के राजेश धौर। ग्रामीण इलाकों के छोटे पर्व और त्योहार की तस्वीरें उतारते हैं। इन तस्वीरों के जरिए वो भारत की संस्कृति और परंपराओं की अगली पीढ़ी तक पहुँचा रहे हैं और इस काम के लिए प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की। मैं एक्चुअली फेस्टिवल का फोटो लेता हूँ, जो फेस्टिवल विलुप्त हो जा रहा है रूरल में और अभी उतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। मैं वही फेस्टिवल्स का फ़ोटो खींचता हूँ। और मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया कि पीएम ने मेरा नाम लिया है, मेरे को अच्छा फ़ोटो खींचना है और भी रूरल में घुसना है और जहाँ जहाँ में वो फेस्टिवल्स कॉमन आदमी जो नहीं देख पाता है वो मेरे फ़ोटो से उसके पास पहुँचे। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और भारत तब भी उन्नत था जब बाकी दुनिया रेंगना सीख रही थी। हालांकि बदलते दौर में भारत की हजारों साल पुरानी परंपराएं और तकनीकी छुपती चली गई। ऐसी ही एक तकनीकी थी हाथ से कागज बनाने की तकनीकी। हजारों साल से अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय हाथ से उन्नत किस्म का कागज बनाते रहे। ये तकनीकी लुप्त होती जा रही थी, लेकिन मालिंग गोम्बू ने इस तकनीक को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी से बात कर उनकी हिम्मत और बढ़ गई। अब तवांग में आदिवासी समुदाय हजारों साल पुरानी तकनीक से कागज बनाकर दुनिया तक अपनी कला पहुंचा रहा है। This Man Ki Baat program has been a very beautiful, program which Honorable Prime Minister had started, and then he spoke to me about the handmade paper. A handmade paper is a old tradition which was 1,000-year-old trade of making handmade papers in our place. But with passage of time, that was dying out.
So we had put an effort to revive that thing. So it was on that thing that, revival of the dying art that the Honorable Prime Minister spoke about in the Mann Ki Baat. अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। कोई लुप्त होती तकनीक की बचाने में जुटा है तो कोई त्योहार को संरक्षित कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी भाषा को बचाने में जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं झारखंड के गुमला के रहने वाले अरविंद। उरांव समुदाय के अरविंद के इलाके में कुडू भाषा बोली जाती थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन अरविंद उरांव ने अपनी भाषा को बचाने के लिए एक स्कूल खड़ा किया जहां अगली पीढ़ी को ये भाषा सिखाई जा रही है। कुडू भाषा हमारा उरांव समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाषा है, मातृभाषा है सर। तो इस पर 31 दिसंबर 2023 को अपनी मन की बात पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कुडुख भाषा का जिक्र किए थे जी। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कुडू भाषा आप बता रहे हो कि उसको पूरा देश नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कितना उस पर काम हुआ, कितना उसको और आगे मान्यता दें? ये कुडुख भाषा धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी, जिसे बचाने के लिए उरांव समुदाय ने एक स्कूल खड़ा किया। पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी। झारखंड का ही पड़ोसी राज्य है बिहार। एक दौर में बिहार की मलबारी सिल्क देश दुनिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन वक्त के साथ ये सिल्क और इसे बनाने की कला भी खत्म होती गई। ऐसे में नूतन देवी और उनके समूह ने मलबारी सिल्क को पुनर्जीवित करने की ठानी। 14 महिलाओं का समूह बनाकर मलबारी सिल्क के उत्पादन बनाने की शुरुआत की। उनकी इस पहल की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की और अब 3,500 से ज़्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। बात हुई तो मैं इससे बहुत संतुष्ट, बहुत खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और हम जो काम करते थे इसका खेती का, मलबरी का, वो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और वो सारे मतलब कि पूरे बिहार, दुनिया, देश में पूरे हुए कि मलबरी सिल्क उत्पादक समूह से इतना महिला हम लोग शुरू जो किए थे, ये सिर्फ 14 दीदी से शुरुआत किए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम 35 दीदी जुड़े। अभी उसमें हम 3500 दीदी जुड़े हुए हैं और सभी को काम करने का मौका मिला। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश भारत में रोजाना लाखों टन कूड़ा निकलता है और इतने कचरे का निस्तारण करना भी आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हालांकि तेलंगाना के TN श्रीनिवास की योजना से कचरा अब भारत देश में बिजली बनाने का काम कर रहा है। श्रीनिवास ने सब्जियों के वेस्ट से बिजली बनाने की पहल की और एक पूरे बाजार को बिजली सप्लाई शुरू की। धीरे धीरे हैदराबाद में भी सब्जियों के वेस्ट से बिजली बनाने के 4 प्लांट लगे और अब पूरे देश में लोग उनसे ये तकनीकी सीख रहे हैं, जिससे न सिर्फ कचरा कम हो रहा है बल्कि लोगों को सस्ती बिजली भी मिल रही है। तो 2022 में मोदी साहब ने मन की बात में बात करें, हमारे पास जो है 23 क्विंटल का डेली तरकारी आता था, तो डेली 10 टन वेस्ट हो जाता था। तो उसमें से वो 10 टन को ले जाके हम लोग बायोगैस प्लांट और करंट जनरेट करके पूरे हमारे जो मार्केट में है पूरे सप्लाई करें। इंडिया में नंबर 1 है। उसके बाद में भी मैं हैदराबाद में 3-4 प्लांट ऐसा करके छोड़ देने वाला हूँ। अभी वो रनिंग हो रहा है। तो आपसे जब मोदी साहब ने इस विषय पे बात किया तो आपको देखकर कई लोगों ने और भी क्या इसकी पहल की शुरुआत की? ऐसा ऑल ओवर इंडिया मार्केट में एक मीटिंग हुआ था हमारा हैदराबाद में, तो सब जने को हम लोग बोले ऐसा ऐसा कर पूरा बताए। ऑल ओवर इंडिया से आए, बाहर कंट्री से भी आए, पूरे बताए, पूरे देख के गए, लेकिन बहुत जने इम्प्लीमेंट करे होंगे। जैसे नासिक के राजेंद्र यादव का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। राजेंद्र जी नासिक में सतना गांव के किसान हैं। अपने गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रैक्टर से जोड़कर एक सैनिटाइजेशन मशीन बना ली है। लोगों की एक छोटी सी पहल और प्रधानमंत्री से मिला हौसला जिंदगी बदलने वाला साबित होता है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कोरोना काल में भारत पर मुसीबत आन पड़ी तो नासिक के राजेंद्र जाधव ने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया। उन्होंने खुद अपने खर्च से सैनिटाइजर स्प्रे मशीन ईजाद की और पूरे गांव को सैनिटाइज करने का जिम्मा संभाला। इस पहल से जाधव का गांव कोरोना के भयंकर प्रभाव से बचने में सफल रहा। मोदी जी ने हमारा नाम, जो मन की बात का कार्यक्रम है 65वां, उसमें हमारा नाम लिया था।
तो हमने कोरोना के टाइम में हमारे सटाने गांव में वो सैनिटाइज़र स्प्रे करने का मशीन बना के खुद के खर्चे से हमने वो गांव में उसका स्प्रेइंग किया था। तो मोदी जी ने कि उनके पास वो बात गई, उन्होंने हमारा नाम लिया था। भारत के खान पान में केमिकल और जीवन में मोबाइल का उपयोग बढ़ा तो घर आंगन में चहचहाने वाली गौरैया गायब होती गई। अब बया भारत में लुप्त होने के करीब है, लेकिन जगत किनखावाला जैसे लोग बया को बचाने की मुहिम में दिन रात जुटे हुए हैं। 2010 से किनखावाला ने गौरैया को बचाने की कोशिश शुरू की। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके प्रयासों की सराहना की, जिसके बाद उनकी मुहिम ने आंदोलन का रूप ले लिया। सेव द स्पैरो गौरैया बचाने के लिए मैंने 2010 में मुहिम चलाई थी। उस टाइम पे वो इनिशिएटिव था। 2017 में मेरी बात मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई ने ली। मेरा पुस्तक की बहुत सराहना की, मुझे एक पर्सनल लेटर भी लिखा। उसके बाद ये हमारी मुहिम है वो धीरे धीरे आज इनिशिएटिव में से मूवमेंट बन गया है और मेरे अकेले के डिस्ट्रीब्यूट किए हुए घोंसले में करीबन 7.5 लाख से भी ज़्यादा नए बच्चों ने जन्म लिया है। मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं। भारत में सेब बेल्ट हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी अब सेब उगाए जा रहे हैं, लेकिन सुदूर उत्तर पूर्व में सेब की खेती करना एक चैलेंज है। इस चैलेंज को न सिर्फ अगस्तीना ने स्वीकार किया बल्कि उसे पूरा भी किया। आदिवासी समुदाय से आने वाली अगस्तीना ने मणिपुर में सेब की खेती शुरू की। उनके प्रयासों को जब प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा तो लोग उनसे जुड़ना शुरू हुए। अब अगस्तीना प्रधानमंत्री मोदी से बात कर खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं और दूसरे लोगों की भी मदद करती हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। He mentioned to me about in Mann Ki Baat because I was the first successful apple grower in Manipur. That's why he mentioned. Yes. What was your feeling when he spoke to you as he is the Prime Minister of India? Yes, I felt very great and very grateful, feel very humbled, honored. And I didn't expect that this will happen. I'm very grateful and I'm very honored and grateful to be here today. मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। मन की बात ने दिव्यांग अन्वी की भी किस्मत बदल दी। अन्वी ने अपनी जिंदगी में योग को अपनाया और रबर गर्ल ऑफ इंडिया कहलाती हैं। प्रधानमंत्री ने ही उन्हें ये उपाधि दी। अन्वी योगा में नेशनल चैंपियन है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मेरी बेटी है अन्वी, जो रबर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये नाम उसको मोदी जी ने दिया हुआ है। और ये दिव्यांग होने के बावजूद भी योग में नेशनल चैंपियन है। इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिल चुका है माननीय मोदी जी के हाथों, और गुजरात गरिमा अवार्ड मिल चुका है। तो दिव्यांग योग की वजह से इसमें जो बदलाव आए हैं उस रिगार्डिंग मोदी जी ने मन की बात में पूरा टॉपिक लिया था। रायबरेली के 2 IT प्रोफेशनल्स योगेश साहू जी और रजनीश वाजपेयी जी ने मेरी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक अभिनव प्रयास किया। न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से जुड़े। रजनीश वाजपेयी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी यात्रा पर उनके विजन पर बात की। रजनीश स्मार्ट गांव इनिशिएटिव पर काम करते हैं और तकनीकी के जरिए गांव को सुंदर, स्वच्छ और स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। उनके अभियान के साथ 1000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय जुड़े हैं। मोदी जी ने मेरे बारे में मन की बात के 46 एपिसोड में बोला था। एक्चुअली जब वो US आए थे तो उनका भाषण इतना इंस्पायरिंग हुआ था कि उसी से इंस्पायर होके मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके स्मार्ट गांव एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य है कि गांव को स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाना है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये काफ़ी फेमस हुआ और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी का कि उनको मन की बात में बोलने के बाद ये इतना ज़्यादा यहाँ पे यूथ को इंस्पायर किया और प्रवासी भारतीयों को कि काफ़ी सारे भारतीय, मैं कहूँगा करीब 1000 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय इस अभियान में जुट गए हैं। 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं और ये सब की सब किसी न किसी की तो मातृभाषा है ही है।
कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। भारत में सैकड़ों बोलियां और भाषाएं हैं। ऐसी एक भाषा है संताली, जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। रामजी टूडू ने इस भाषा को दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। वो संताली भाषा को डिजिटलाइज कर रहे हैं। संताली भाषा को बचाने का उनका ये प्रयास भारत के लिए गर्व की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने मेरा जो काम है संताली लैंग्वेज के डिजिटलाइजेशन के लिए, उन्होंने उसको प्रशंसा किया, इसलिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री से बात करने के बाद आप कितना गौरवान्वित महसूस किए, क्या बदलाव आया आपके जीवन? मुझे बहुत गर्व फील हुआ, और इससे क्योंकि जो मैं काम करता हूँ और उससे बहुत लोगों को मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा। श्रीमान अभिषेक पारिक ने मुझे कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती रहती है, लेकिन कुछ प्रयास होते हैं जो बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं और लड़ने की कोशिश शुरू करते हैं। अजमेर में रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर रोजाना सैकड़ों युवाओं को देखते और युवाओं में बढ़ती जा रही नशे की लत को देखकर उदास होते। फिर अभिषेक पारिक ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने की योजना बनाई। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उनसे प्रेरणा पाई। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ड्रग्स के खिलाफ बात की और अब पारिक का अभियान तेज हो गया है। युवाओं को नशे की लत से बाहर लाने की कोशिश अब रंग ला रही है। सर, मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कॉलेज में युवाओं को देखता हूँ काफ़ी ड्रग वगैरह लेने के लिए, इसकी पीड़ा मुझे भी थी। जब प्रधानमंत्री 2014 में चुन करके आए और उनकी मन की बात 1 अक्टूबर में आई थी, तो सब स्कूल वालों को सुनाया, तो मैंने भी सोचा प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करना चाहिए। तो मैंने एक पत्र लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आप इस मन की बात प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे? क्योंकि आप यदि डिस्कस करेंगे तो युवा इसको सीरियसली लेंगे और जन भावना भी इसके प्रति आगृत होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी इस छोटी चीज़ को, और सरकार जो है इस सब्जेक्ट को अवॉइड करना चाहती है, इसको टच नहीं करना चाहती, और प्रधानमंत्री जी ने उसी टॉपिक को ले लिया। लेकिन एमपी के कटनी जिले की 13 साल की मीनाक्षी और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर्जी, दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिए हैं। कुछ प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं और ऐसा ही एक प्रयास किया जबलपुर की मीनाक्षी ने। मीनाक्षी ने अपने पॉकेट मनी को टीबी के मरीजों को दान दिया। उनकी कोशिश थी कि टीबी के मरीजों को अच्छा पौष्टिक आहार मिले। उनके इस प्रयास को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा। एक छोटी सी कोशिश कई लोगों के चेहरे पर रोशनी लाने का काम कर सकती है। मैंने टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी पॉकेट मनी को दान किया था ताकि उन्हें पोषण मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। और ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सहाराना दिया और उन्हें मुझे मन की बात में एपिसोड 102 में मेरा नाम भी लिया, और आज उनकी कारण ही आज मैं 26 जनवरी की परेड अटेंड कर पाई। मन की बात के हर अध्याय ने कुछ लोगों को प्रेरणा दी तो कई योजनाओं को शुरू करने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लोगों ने अपनाया और उसे अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र में लागू किया, जिससे भारत की तस्वीर बदली और लगातार बदल रही है।